इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के एकदम गहराई में दिखाते हुए, जहां पर कुछ वैज्ञानिक अपनी एक इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रहे थे। ये रिसर्च एकदम टॉप सीक्रेट थी क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला था कि यहाँ कुछ अजीब सी चीजें मिल रही हैं और इन चीजों का सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए ही उन सारे रिसर्चर्स को मिशन में भेजा गया था। हमें तो समुद्र के तल पर एक बहुत ही बड़ा बेस दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सभी लोग आए थे। अब तो हमें बाहर की तरफ विली, बेजोस और बेन नाम के कुछ रिसर्चर्स दिखाए जाते हैं जो अपना अपना ऑक्सीजन सूट पहनकर वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे। सारे सैंपल्स अच्छे से इकट्ठा करने के बाद वो सब अब अपने बेस के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी अचानक बेन को सतह पर अजीब तरीके का कीड़ा दिखाई देता है। वो समुद्र में मौजूद कीड़ा एकदम स्पाइडर जैसा दिख रहा था। बेन को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये तो एकदम अजीब सा जीव है जिसे अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया। इसीलिए बेन उस जल मकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब हमें यहाँ पता चला कि बेजोस नाम के एक रिसर्चर्स के ऑक्सीजन सूट में कुछ खराबी आ चुकी है, जिसके कारण उसे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। अब उसे बहुत ज्यादा कठिनाई होने के कारण वो अपने बेस में बैठे हुए कैप्टन, जिसका नाम बैग था, उसे इन्फॉर्म करता है और मदद की मांग करता है। कैप्टन बैग भी स्क्रीन पर सारी चीजें देख पा रहा था कि कैसे बेजोस की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम उनके डॉक्टर्स का होता है जो अभी वहाँ पर था ही नहीं। बैग डॉक्टर को लगातार आवाज दे रहा था लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इसीलिए अब कैप्टन बैग को जितना भी आता था उन्होंने उसकी मदद से बेजोस की जान बचाई और बाकी लोगों को भी उसकी मदद करने के लिए कहा। विली और बैन तो बेजोस को ढकेलते हुए बेस के अंदर लेकर आ जाते हैं। अच्छे से चेक करने के बाद बेजोस पूरी तरीके से ठीक था, लेकिन वो थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बेहोश हो चुका होता है। बेस के अंदर आने के बाद बेजोस का अच्छे से ख्याल रखा गया और उसका ट्रीटमेंट किया गया। सारी चीजें अंडर कंट्रोल होने के बाद वो डॉक्टर सामने आता है जो कि वॉशरूम गया था। बैग डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि आज अगर उसने ये काम नहीं किया होता तो शायद बेजोस अब तक मर चुका होता, लेकिन डॉक्टर को तो इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता। कैप्टन बैग ने डॉक्टर के इस केयरलेसनेस के बारे में अपने सीनियर्स को बताने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि बाकी लोग भी अपना 100% दे रहे हैं इस मिशन के लिए और अगर एक भी लोग मारे जाएंगे तो ये हमारी टीम की हार होगी। फिलहाल के लिए डॉक्टर कैप्टन से सॉरी कह देता है कि ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आज के बाद मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। अब हमें यहाँ बेस के चैम्बर में विली दिखाई जा रही थी जो सारे सूट की जांच कर रही होती है। तभी उसे बेन के सूट में कुछ चीज हिलती हुई दिखाई दी। विली को ये पता करना था कि उसके अंदर है क्या, पर जैसे ही विली बेन के सूट को ओपन करती है उसके अंदर तो वही जल मकड़ा मौजूद होता है जो कि अब बाहर आके विली पर कूद पड़ा था। यानी कि बेन उस जल मकड़े को पानी में से यहाँ पर ला दिया था। विली इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि बेन ऐसा कैसे कर सकता है और अब वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए चली गई थी। अब यहाँ कैप्टन बैग अपनी कंपनी के सीनियर से लगातार बातें कर रहे थे, जो बातों ही बातों में कैप्टन से पूछ रही थी कि तुम लोगों को समुद्र की गहराइयों में कोई अनोखी सी चीज मिली भी कि नहीं। कैप्टन बैग कहते हैं कि अभी तक तो हम लोगों को चांदी के सिवा और कुछ भी नहीं मिला है और शायद इसके अलावा यहाँ पर और कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये बातें सुनकर कंपनी की वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों को कोई अनोखी चीज ढूंढनी होगी जिसकी खबर हमें मिली थी। कैप्टन बैग थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये लोग किस कीमती चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मैनेजर की बातों को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते और अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाते हैं। अब पानी की एकदम गहराई में मौजूद सारे रिसर्चर्स एक जगह पर बैठकर टाइम पास कर रहे थे। तभी पानी की उतनी गहराइयों में एकदम से मूवमेंट होने लग जाती है, जिससे कि उनका बेस थोड़ा सा हिलने लगा था। कोई नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये कब जाएगा, क्योंकि जब भी वो बेस हिल रहा था उनकी तबीयत हमेशा खराब हो जाती। लेकिन एक फीमेल रिसर्चर ने कहा कि हमें ये सारी चीजें कुछ ही दिन झेलनी होगी, उसके बाद हमारा मिशन खत्म होने के बाद हम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन कैप्टन बैग को इसमें कुछ गलत लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कंपनी के मैनेजर्स उससे बात कर रहे थे उन सारी चीजों से ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ ही दिनों के अंदर वो उन्हें वापस बुला लेंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जब तक वो कीमती चीज उन्हें नहीं मिल जाती तब तक हमारी टीम को यहाँ रिसर्च करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन विली और बेन समुद्र के सतह पर जाकर वहां खुदाई करने लगे थे, जिससे कि वो अलग अलग सैंपल्स इकट्ठा कर सकें। लेकिन कुछ दिन के अंदर ही अंदर चारों तरफ एक टर्बुलेंस होने लगा, जिससे कि बेन अपनी जगह से काफी दूर हट गया था। विली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर बेन कहां पर चला गया है, इसीलिए उसने अपने बेस पर इस सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। विली भी अब बेन को ढूंढने के लिए सतह के थोड़ा सा आगे चलने लगी, जहां पर बहुत ही अजीब तरीके के प्लांट्स मौजूद थे।
विली के सूट पर अलग अलग कैमरास लगे होते हैं जिसकी मदद से बेस पर मौजूद कैप्टन और बाकी रिसर्चर्स देख पा रहे थे। अब विली जैसे ही थोड़ा सा रास्ता पार करती है तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शिप दिखाई दी थी। देखने पर पता चलता है कि ये शिप कई सालों से यहीं पर पड़ी होती है। जब विली चारों तरफ देख रही थी तब ये पता चला कि वो शिप तो रशिया की एक शिप है जो पिछले साल ही गायब हो चुकी थी। विली अब किसी भी तरीके से शिप के अंदर इंटर करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उसने वहाँ पर कई सारे लोगों की लाशों को देखा जिनकी हड्डियां अभी भी वहाँ मौजूद थी। शायद से ये रशिया के पायलट और सोल्जर्स होंगे जो शिप के साथ ही डूब गए। तभी अचानक विली के सामने बेन आ जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स मौजूद था और अब विली बेन को जल्द से जल्द देखकर बॉक्स के साथ वापस बेस में आ गई थी। कैप्टन बैक और सभी लोग उस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि आखिर उसमें है क्या। बॉक्स को अच्छे से छानबीन करने के बाद उसके अंदर कुछ अजीब तरीके की किताबें होती हैं और अजीब तरीके का लिक्विड का बॉटल होता है, लेकिन यहाँ पर बेन ने एक बॉटल चुपके से अपने पास ही छुपा ली थी। अब कैप्टन बैक ने जैसे ही अपने सीनियर्स को इन चीजों के बारे में बताया तब सीनियर्स चाहते थे कि बैक और उसकी पूरी टीम इन सारी चीजों पर और भी ज्यादा रिसर्च करे और रशियन शिप के अंदर जो भी चीजें रखी गई हैं उसका पता लगाए। लेकिन यहाँ पर कैप्टन बैक याद दिलाते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों के अंदर हम ऊपर आ जाएंगे। बट कंपनी के सीनियर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक तुम सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं दे देते तब तक तुम में से कोई भी ऊपर नहीं आ सकता। और ये कहकर सीनियर्स ने उसका बात ही काट दी थी। यानी कि कैप्टन बैक को ये समझ में आ जाता है कि उन्हें इस मिशन पर कुछ रिसर्च करने नहीं बल्कि रशिया के डूबे हुए शिप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था। लेकिन कैप्टन बैक इस बारे में अपनी टीम में से किसी को भी नहीं बताता। अब हमें यहाँ पर बेन दिखाया जा रहा था जिसने की उस तिजोरी से एक बोतल चुरा ली होती है। उसे लग रहा था कि ये रशिया की बहुत ही पुरानी ड्रिंक है जिसे पीने पर काफी नशा होता था। वो तो अपने कमरे में आकर चुपके से ड्रिंक्स पीने लगा। विली भी उसके पास आकर बोल रही थी कि मुझे भी थोड़ा सा दो। उन लोगों ने शेयर करके अच्छी तरीके से पिया। अब थोड़े दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। बेन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसे बहुत ही तेज बुखार हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। धीरे धीरे बेन की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने नोटिस किया कि बेन के गले के यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, जैसे कि उसकी चमड़ी थोड़ी थोड़ी निकलने लगी थी। इसीलिए डॉक्टर ने उसकी चमड़ी का थोड़ा सा सैंपल निकाला और टेस्ट करने लगा कि उसके डीएनए में आखिर क्या हो रहा है। माइक्रो लेवल पर रिसर्च करके देखने के बाद डॉक्टर को पता चला कि ये तो अजीब तरीके का वायरस है जिसके बारे में इंसानों ने अभी तक पता भी नहीं लगाया था और अब ये वायरस बेन की पूरी बॉडी में फैलता ही जा रहा होता है। हालांकि डॉक्टर को लग रहा था कि बेन को अगर थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाएगा तब वो ठीक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने क्विक एक्शन इसके ऊपर लिया ही नहीं। यहाँ धीरे धीरे अचानक बैक की पूरी बॉडी पर खुजली होने लगी और उसके ऊपर की चमड़ी निकलने लग जाती है, जैसे कि उसकी पूरी चमड़ी झड़ रही हो। एक समय पर बेन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो तो चल भी नहीं पा रहा था। अब यहाँ कैप्टन बैक को लगने लगा होता है कि ये जरूर कोई अनजाना वायरस है जो उनकी शिप में फैल चुका है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हम अपनी टीम के सारे मेंबर्स की जांच करेंगे कि क्या उनके बॉडी पर भी इन वायरस ने इफेक्ट किया है कि नहीं। डॉक्टर सभी लोगों का चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेथनी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। दरअसल बेथनी ने ही बेन के साथ मिलकर वो अजीब तरीके की ड्रिंक पी होती है जो रशिया की शिप में मिली थी, यानी कि वो भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है। हालांकि अभी तक बेथनी की बॉडी पर उसका असर दिखना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसे अंदर से फील हो रहा होता है। बाकी सारे रिसर्चर को टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि ये सब तो एकदम ठीक है। लेकिन जब बेथनी की बारी आती है तभी कैप्टन बैक डॉक्टर के सामने आकर कह रहे थे कि हमें एक मीटिंग के लिए जाना है और अब वो दोनों बेथनी को वहीं पर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। बेथनी को पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लग रहा था और वो लगातार उल्टी करने लग जाती है। वहाँ कैप्टन बैक और डॉक्टर अपने सीनियर्स को ये सारी चीजें बता रहे थे कि कैसे उनके शिप के अंदर एक अनजाना वायरस घुस गया है और वो लगातार बेन की बॉडी पर बढ़ता ही जा रहा था। इन सारी चीजों के बारे में तो सीनियर्स को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अब यहाँ बेथनी डॉक्टर के रूम में आ जाती है जहाँ पर बेन को रखा गया था। बेथनी तो ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि बेन का आधे से ज्यादा हिस्सा गल कर खत्म हो चुका था। अब तो उसकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी। यही सारी चीजें अब बेथनी के बॉडी में भी होने लग जाती हैं। बट वो इतना ज्यादा दर्द नहीं सहन कर पा रही थी और बेहोश हो जाती है। जब कैप्टन बैक और बाकी रिसर्चर्स वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि बेन की भी अब सांसें रुक चुकी हैं, यानी कि वो भी मर चुका है। इसीलिए अब डॉक्टर ने उन दोनों को ही स्ट्रेचर पर आसपास रख दिया। लेकिन अब बाकी सब रिसर्चर एक साथ मिलकर जिस बात का डिसीजन ले रहे थे तभी अचानक उन लोगों ने देखा कि बेथनी और बेन की बॉडी एक दूसरे में कंबाइन हो चुकी है। वो तो किसी अजीब तरीके के हाइब्रिड जानवर की तरह लग रहे थे।
कैप्टन बैक भी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं इन अजीब सी चीज को देखकर। तभी डॉक्टर और बैक ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इन दोनों को शिप से बाहर फेंकना होगा, नहीं तो ये वायरस हमें भी फैल सकता था। तभी अचानक वो हाइब्रिड जानवर एक्टिवेट हो गया था और अपने सामने आने वाले सारे रिसर्चर्स को चोट पहुंचाने लगता है। कैप्टन बैक सभी को कह रहे थे कि हमें इस जानवर को शिप से बाहर फेंकना होगा, इसीलिए अब सभी लोग इकट्ठा प्रेशर लगाने लगे उस जानवर को बाहर निकालने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद वो उसे निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उस खतरनाक क्रिएचर का एक हाथ कट कर उसके अंदर ही गिर गया था। लेकिन इस बारे में बाकी रिसर्चर्स को कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें लग रहा होता है कि क्रिएचर को बाहर फेंकने की वजह से वो सब एकदम सेफ हैं, बट उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके आगे कत्ले आम होने वाला है। अब बेजोस यहाँ पर अपने लिए कुछ खाने के लिए किचन में आ गया था। वो एकदम बेफिक्र होता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर वो सब वहाँ से निकल जाएंगे, बट जैसे ही उसने ऊपर के ड्रॉअर को ओपन किया तभी क्रिएचर का कटा हुआ हाथ, जिसके अंदर अभी भी जान मौजूद थी, वो बेजोस के ऊपर हमला करके उसे खाने लग जाता है। बेजोस क्रिएचर को बाहर निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उस क्रिएचर के हाथ में भी बहुत ही नुकीले दांत बन जाते हैं जो धीरे धीरे बेजोस की बॉडी के अंदर घुसकर उसे चबा रहा होता है। बाकी सारे रिसर्चर्स जब बेजोस की मदद करने आ रहे थे, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि उस क्रिएचर ने बेजोस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बेजोस के जेब में रखा हुआ आईफोन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन अब सारे रिसर्चर्स पूरी तरीके से सावधान हो जाते हैं क्योंकि एक खतरनाक क्रिएचर अभी भी शिप में घूम रहा था। सारे अलग अलग होकर हाथ में हथियार लेकर क्रिएचर को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ बॉब नाम का एक रिसर्चर जब अकेले आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक वही क्रिएचर जो पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है, उसने अपने टेंटिकल निकालकर बॉब के पैर को पकड़ लिया था। बॉब के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी क्रिएचर ने उसके पैर को काट लिया होता है, यानी कि बॉब भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन वो क्रिएचर जैसे ही बॉब को खाने जाता, तभी डॉक्टर अपने हाथ में एक चेनसॉ मशीन लेकर आ जाते हैं और टेंटिकल को काट देते हैं। डॉक्टर तो एक समय पर चेनसॉ मैन बन चुके थे। अब यहाँ बॉब को बचाकर बाकी लोगों के पास ला दिया गया था। कैप्टन बैक को इतना तो समझ में आ गया था कि वो क्रिएचर जितना खाएगा उतनी उसकी ग्रोथ होती जाएगी, इसीलिए उसे मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तभी कैप्टन बैक डॉक्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने अपना खून जानबूझकर चारों तरफ फैला दिया और उसे लेकर चले गए एक कमरे की तरफ। और जब वो खतरनाक क्रिएचर खून को फॉलो करते हुए कमरे के अंदर आएगा, तब वो सब उसे वहीं पर बंद कर देंगे, जिससे कि वो क्रिएचर एटलीस्ट बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुरी खबर होती है जब सभी को पता चला कि बॉब भी इन्फेक्टेड हो चुका है और कुछ देर के अंदर वो भी क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बॉब भी अब वो क्रिएचर बन जाता है और उसने डॉक्टर को भी काट लिया था, यानी कि अब डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। बाकी सभी लोगों के पास और कुछ ऑप्शन नहीं था उन दोनों को वहीं पर छोड़कर भागने के सिवाय। विली तो जैसे ही दूसरे कमरे के सामने जाती है, तभी अचानक उसे वही बड़ा सा क्रिएचर दिखाई दिया जो खून को फॉलो करते हुए कमरे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब उसने जब विली को देख लिया होता है, तब वो उसके पीछे आने लगा। लेकिन कैप्टन बैक और उसका साथी विली को बचाकर एक दूसरी जगह पर लेकर आ जाते हैं, जिससे कि वो क्रिएचर विली को ढूंढ नहीं पा रहा था। अब सिर्फ शिप के अंदर 3 लोग ही थे जो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। वहाँ डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर क्रिएचर में कन्वर्ट होते जा रहा था और अब वो इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बैक अपने दोनों साथियों के साथ कंट्रोल रूम में आ जाता है, जो अपने सीनियर से कनेक्ट कर रहा था और उन्हें ये सारे कंडीशन के बारे में बताता है। लेकिन सीनियर जवाब देती है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी हो रहा है तुम्हारी गलती की वजह से है, इसीलिए तुम सब वहीं पर ये सारी चीजें खत्म कर दो। जिसके बाद सीनियर कॉल कट कर देती है। यहाँ कैप्टन बैक बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करें, इसीलिए अब वो इस मिशन को अबॉर्ट करने का डिसीजन लेते हैं। उन्होंने अपने दोनों साथियों के साथ डिसीजन लेकर ये शिप को डिस्ट्रॉय करने का बटन दबा दिया था, जिससे कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये पूरा बेस ब्लास्ट हो जाएगा। पर इससे पहले उन्हें जल्द से जल्द अपने सूट के पास जाना होगा, जिससे कि वो इस जगह से बाहर निकल सकें। वो तीनों अब अपने सूट के पास आ जाते हैं जहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब उस जगह पर भी वही खतरनाक टेंटिकल वाला क्रिएचर आ चुका था, जो पहले से काफी बड़ा हो गया होता है। विली, जस्टिन और कैप्टन बैक कैसे भी उससे बचकर अपने सूट की तरफ भाग रहे थे। यहाँ हमें पता चला कि उस क्रिएचर के अंदर अब डॉक्टर और बॉब भी समा चुके हैं, जिससे कि उनकी ताकत भी काफी बढ़ चुकी थी। वो क्रिएचर तो बड़े बड़े टेंटिकल्स निकालकर उन्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ कैप्टन बैक किसी भी तरीके से अपने जान पर खेलकर विली और जस्टिन को कहते हैं कि आगे जाओ।
वो दोनों जल्द से जल्द अपने वाटर सूट के पास जाकर एक्टिवेट करते हैं और पहनकर पानी से बाहर निकलने लगते हैं। सिर्फ अभी कैप्टन बैक ही बाकी थे जो पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक समय पर लग रहा था कि वो क्रिएचर कैप्टन बैक को भी इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन कैप्टन बैक ने बड़ी बहादुरी दिखाई और जल्द से जल्द एक चेंबर में उसे कैद करके अपना वाटर सूट जाकर पहन लिया और जल्द से जल्द दोनों साथियों के साथ बेस से बाहर निकल आया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही अंदर बेस में ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन होने की वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के अंदर तो उस खतरनाक क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। कैप्टन बैक, विली और जस्टिन सही सलामत पानी के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि वो सब बहुत ही ज्यादा लकी थे जो बच गए। कुछ ही टाइम के अंदर में वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ चुकी थी। कैप्टन जैक, विली और जस्टिन उन्हें हाथ दिखा रहे होते हैं, लेकिन पानी के अंदर अचानक कुछ शार्क्स आ जाती हैं जिनसे वो काफी डरने लगे थे। वो तो जल्द से जल्द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को हाथ दिखा रहे होते हैं। सही समय पर वो हेलीकॉप्टर ने भी उन्हें देख लिया था और अब वो उस स्पॉट पर आ गए थे जहां वो लोग मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की काफी ज्यादा आवाज सुनने के कारण वो शार्क्स वहां से चली जाती हैं। अब धीरे धीरे उन्हें हेलीकॉप्टर में लिया जा रहा था, पर अचानक वही टेंटिकल वाला मॉन्स्टर जो काफी घायल हो चुका होता है वो पानी से बाहर निकला और जस्टिन को पूरी तरीके से जकड़ लिया। कैप्टन बैक जल्द से जल्द विली को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और जस्टिन को बचाने के लिए वहीं पर रुकते हैं, लेकिन तब तक वो खतरनाक क्रिएचर ने जस्टिन को पूरी तरीके से अपने अंदर समा लिया था और पानी के अंदर जाने लगा। कैप्टन बैक को पता था कि इस मोमेंट पर जस्टिन को बचाना नामुमकिन है, इसीलिए वो अब हेलीकॉप्टर को ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो और विली एकदम सेफ होकर बेस पर चले गए थे। यानी कि वो खतरनाक क्रिएचर अभी भी जिंदा है जो लोगों को खा खा कर बड़ा होता जाएगा। और ये डरा देने वाली कहानी इसी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।